तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी से ठीक 2 घंटे 15 मिनट के बाद यानी शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। नई कैबिनेट में मंत्रियों को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था उस पर से पर्दा हट चुका है। नई कैबिनेट की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की। चाय पे चर्चा के दौरान संभावित मंत्रियों को पीएम ने कहा कि शपथ के बाद काम में जुटे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोहर लाल खट्टर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, हर्ष मेहरोत्रा और भागीरथ चौधरी भी इसमें शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा की और मंत्रियों को रोड मैप लागू का निर्देश दिया। साथ ही पीएम ने बताया कि 5 साल का रोड मैप तैयार है। इसके अलावा पीएम ने 2047 तक का विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की जानकारी दी। इस बैठक में वो सारे सांसद मौजूद रहे जिन्हें मंत्री बनाया जाना था। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर तब की है जब पीएम आवास पर चाय पर चर्चा हो रही थी। नरेंद्र मोदी मंत्र दे रहे थे, टिप्स दे रहे थे और जो सांसद यहाँ पर मौजूद हैं उनको बता रहे थे कि किस तरीके से आप अगर मंत्री बनते हैं, शपथ लेते हैं, उसके बाद से आपको कैसे काम करना है। 100 दिनों का रोड मैप जो है वो बताया गया। साथ ही 5 सालों में क्या क्या करना है उसकी भी एक रूपरेखा जो है वो नरेंद्र मोदी ने तय की। और साथ ही ये कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें जी तोड़ प्रयास करना होगा, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। तो ये नई फौज, नई जो टीम है वो होगी और संभावित तो चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ आज जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें वो लेंगे। तो देखिए नई सरकार की तस्वीर जो है वो लगभग साफ हो चुकी है। और देखिए शपथ ग्रहण में विदेशी मेहमान भी शामिल होने वाले हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेंगे। शुभी वाकई और नई सरकार की तो बिहार झारखंड से कुल मिलाकर 10 सांसद मंत्री बनेंगे और ये बहुत ही खास चेहरे हैं। और देखिए राहुल, अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो हर बार जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर मंत्री परिषद में भी जगह दी जाती थी सांसदों को, लेकिन इस बार उससे थोड़ा हटकर बिहार में इन नामों को तय किया गया है, जिसमें से अगर हम की बात करें तो जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान एलजेपीआर प्रमुख हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से 4 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और साथ ही साथ जेडीयू को भी तरजीह दी गई, जहां से 2 सांसद जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल है। कुल मिलाकर बिहार से 8 और झारखंड से 2 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और वही चेहरे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अगर पूरे मंत्रिमंडल की बात करें तो कुल मिलाकर 69 चेहरे हैं अलग अलग राज्यों से, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 9 सांसदों को। बिल्कुल शुभी। और देखिए गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, अब तस्वीर नई सरकार की साफ हो चुकी है और बिहार का जो दबदबा है इस बार मोदी कैबिनेट में वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 8 चेहरे जो इस मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसका फायदा जो है बिहार को भी पहुंचेगा। इस नए स्वरूप को किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, एक अच्छा स्वरूप है और बिहार को तो एक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला मंत्रिमंडल में। अब 100 दिन का अगर रोड मैप प्रधानमंत्री जी ने या कोई ब्लूप्रिंट बनाया है, उसका टास्क दिया है, तो बिहार की बेहतरी के लिए तो एक सकारात्मक कदम होगा। अब अलग अलग गठबंधन के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी है, वहीं 2 लोग जेडीयू से हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी हैं। तो अगर इन मंत्रियों को बेहतर परफॉर्म करने का मौका अगर मिला है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पा करके बतौर केंद्रीय मंत्री के तौर पर, तो इनको तो दिखाना होगा अपने को परफॉर्म करके। और बिहार तो इसका इंतज़ार कर रहा था कि कई जो योजनाएं हैं केंद्र की, अब जब बिहार के लोग जब ज़मीनी हकीकत से परिचित हैं कि ये श्रम प्रधान राज्य बिहार, कृषि प्रधान राज्य बिहार कैसे पिछड़ रहा है कई चीज़ों में, और अगर इन मंत्रियों के माध्यम से कई योजनाएं बिहार तक पहुंचती है, यहाँ के श्रमिकों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के युवाओं को एक बेहतर अवसर मिलता है, मैं मानता हूँ कि ये बिहार के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
इंतजार करनी होगी। संजय जी, एक जानकारी आपसे ये भी लेना चाहूंगी कि कुल मिलाकर बिहार झारखंड की अगर हम बात करें तो 10 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, लेकिन इनमें से जो 8 सांसद बिहार से चुने गए हैं, किन खास बातों का ख्याल रखकर इनके नाम पर मुहर प्रधानमंत्री से लगाई गई है? देखिए, अलग अलग आपने जो शुरू में कहा था कि एक जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है और पार्टी का तो ध्यान रखा ही गया है। चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, अपने पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं, तो चिराग पासवान जी को जगह दी गई है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी नज़दीकियां देखी जा रही थी सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक जगहों पर, उस दिन समारोह में भी देखी गई जब एनडीए की बैठक चल रही थी। जीतनराम मांझी एकमात्र सांसद हैं और हम पार्टी के हैं, तो एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी दलित महादलित जो कह लीजिए उस समुदाय में, कि अगर वो जीत करके आए तो उनको हमने मंत्रिमंडल में जगह दे करके उम्र का भी ख्याल किया और उस दलित महादलित परिवार का भी ख्याल किया कि उनके प्रतिनिधि के तौर पर जीतनराम मांझी होंगे। रह गई बात कि भाजपा ने अपने 4 मंत्रियों को जगह दी है। नित्यानंद राय तो पहले से ही थे, गिरिराज सिंह भी थे। 2 नए नाम इस बार उसमें ये किए गए, राजभूषण निषाद चौधरी। शायद संजय निषाद अगर उत्तर प्रदेश से होते तो उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हुआ नहीं। तो जो बिहार यूपी का निषाद समाज है, इसको मैसेज देने के लिए उन्होंने राजभूषण निषाद चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह दी है। वहीं सतीश चंद्र दुबे, वो जो इलाका था चंपारण का इलाका, बेतिया, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर, जहाँ ब्राह्मण समाज का एक अपना प्रभाव है, एक नाराज़गी देखी जा रही थी कि आखिर हमें तीनों लोकसभा में कहीं भी टिकट नहीं दिया गया, हमारी ताकत को कम करके आंका गया। तो शायद उस समाज को भी मैसेज देने के लिए कि ऐसा नहीं है, हम महत्व देते हैं आपको, और सतीश चंद्र दुबे को मंत्रिमंडल में जगह दे करके भी एक साधने की कोशिश की गई है। चूँकि एक कयास तो लगा ही जा रहे हैं कि या तो ड्यू डेट है तो 25 में बिहार का चुनाव होगा, नहीं तो नीतीश कुमार जी का एक दबाव होगा तो 5 राज्य के साथ बिहार का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में भी संभव है। तो अच्छा, उस समीकरण को जब आज नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा कर रहे थे, जब सांसदों से बात कर रहे थे और कई जो टास्क है वो भी सौंपे उन्होंने कि कैसे आपको मंत्री पद का शपथ लेने ही आपको काम में जुट जाना है, 100 दिनों का हमारा रोड मैप क्या होगा, 2047 तक की बात करी, आने वाले 5 साल के कार्यकाल तक की बात कर दी। तो क्या लगता है कि मोदी का जो विजन है वो किस तरीके का नजर आता है और इस नई टीम के साथ क्या कोई चुनौती भी होगी? बिल्कुल चुनौती होगी, क्योंकि एक प्रयोग तो किया ही है नरेंद्र मोदी जी ने कि भाई अगर 2 साल तक कोई मंत्री परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनके विभाग बदल दिए जाते हैं या उनको मंत्रिमंडल से छुट्टी भी कर दी जाती है। तो हो सकता है कि गठबंधन की सरकार है, उसमें अभी किसी को नाराज़ न किया जाए, सबको जगह देने की कोशिश की गई और कहा गया कि 100 दिन का एक आपको हम टारगेट देते हैं, एक हमने टाइम फ्रेम दे दिया कि 100 दिन में पहले आप परफॉर्म करके दिखा दीजिए कि एक जो विभाग की जिम्मेवारी आपको दी गई है उसमें 100 दिन में कौन सा आप ड्रेस्टिक चेंज लाते हैं, कैसे चीज़ों को आप नीचे तक ले जाने में सक्षम होते हैं, कैसे आपकी योजनाएं लोगों को कनेक्ट करती है, कैसे आपका मंत्रालय लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ये मंत्रालय से जो चीजें निकली वो हम तक पहुंची। वाकई संजय जी, नामों की चर्चा भी हम करें तो बहुत ही ध्यान रखकर पूरी रणनीति के तहत सांसदों का चयन किया गया है और इसके बाद उन्हें टास्क भी सौंपा गया है। हमारे साथ श्याम किशोर चौबे वरिष्ठ पत्रकार राजधानी रांची से जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। श्याम किशोर जी, ये बताइए कि इस मंत्रिमंडल में बहुत सारी विशेष बातों का खास ख्याल रखा गया है, जातिगत समीकरण के अलावा भी और नए चेहरों को भी इस बार मंत्रिमंडल में तरजीह दी गई है। क्या क्या चुनौतियां हो सकती है? इसके साथ साथ हम आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि अगले 100 दिनों का प्रधानमंत्री का जो रोड मैप है उस पर ये मंत्रिमंडल कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी भी चर्चा कीजिए। मुझे लगता है श्याम किशोर जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से श्याम किशोर जी, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से शायद आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है और दर्शकों तक भी पहुंचने में उसे दिक्कत हो रही है।
आप एक बार फिर से चेक करवाएं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लगातार डॉक्टर संजय कुमार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, सवाल वही एक बार फिर से बताइए कि इस मंत्रिमंडल में बहुत सारी विशेष बातों का, और देखिए जीतन राम मांझी हम के जो इकलौते सांसद हैं उनका रुख करते हैं। हम रोड बना देते हैं तो पानी रहेगा 25 फीट से लेकर के 15 फीट तक, 10 फीट तक पानी, उसमें नौकायान चलेगा और हजारों नौकायान चलेगा, जिससे पर्यटक लोग वहाँ पर आकर्षित होंगे और काफ़ी पैसा मिलेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो हमारा गया है, गया में इतना हेवी ट्रैफिक हो गया है कि अगर ये दोनों रोड बन जाती है तो फिर हमारा गया का ट्रैफिक ईजी हो जाएगा, ये है। दूसरी बात, गया अंतर्राष्ट्रीय जगह है, वहाँ पर मानपुर हमारा जगह है, जो उसको कानपुर कहा जाता है, जूट व्यवसाय है, हमारा खरखुरा है, हमारा और मानपुर में भी है जो खेती सब्जी के लिए प्रसिद्ध है। उसकी सब्जी बाजार के चलते बहुत सस्ती होती है। फिर हमारा गया में मंडी है अनाज की, उसके भी आगे बढ़ने के लिए दिक्कत होती है। अगर हमारा हवाई जहाज़ वहाँ पर उतरती है, मालवाहक विमान अगर उतरा जाए तो ये सारे लोग मालवाहन विमान का प्रयोग करेंगे और हमारे वस्तु बाहर जाकर के भी। परिवार को पता चला आप जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी की ओर सेरेमनी में, तो क्या कहा उन्होंने? बहुत अच्छा की बात है। वाह, धन्यवाद। तो ये मनसुख मांडविया थे, बहुत ज्यादा कैमरे पर वो बोलते नजर नहीं आए, लेकिन इस संभावित चेहरे और ये लगभग तस्वीर भी जो है वो साफ हो चुकी है, जो इस बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और मोदी ने इन्हें टास्क भी दे दिया है, काम भी समझा दिया है कि कैसे आपको बढ़ना है। जो 100 दिनों का एक रोड मैप है वो भी दिया गया है, 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम करने हैं वो भी एक जो तस्वीर है, रूपरेखा है, वो मोदी ने खींच दी है। और इसी तरीके से एक सरकार को बनाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। श्याम किशोर चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम किशोर चौबे जी, नरेंद्र मोदी अपने दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं कि किस तरीके से काम करना है और किन से कौन सा काम लेना है। और ऐसे में जो नई फौज होगी, वो नई फौज किस तरीके से काम करेगी और मोदी के सपनों को पूरा करेगी, देश के सपनों को पूरा करेगी। जो इन्होंने चयन किया है जिन मंत्रियों का, जिन सांसदों का मंत्री बनाने के लिए, उनकी कैपेसिटी देख के ही वो उन्होंने उनका चयन किया है। लेकिन सवाल यह है कि रोड मैप क्या है और किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलता है। उसके बाद एक खाका हम लोग भी खींच सकते हैं कि वो किस हद तक आगे जा सकते हैं, उनकी स्पेशलिटी किस चीज़ में है। अब झारखंड का उदाहरण लें तो झारखंड में जो नाम आ रहा है कोडर। हेलो आवाज जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल श्याम किशोर जी, आवाज आपकी आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, जो कोडरमा की सांसद हैं, दूसरी बार चुनी गई हैं अन्नपूर्णा देवी। इनको पिछली सरकार में, मतलब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहली बार चुनी गई थी और आरजेडी में थी। आरजेडी से लाके इनको भाजपा में लड़ाया गया था और इनको शिक्षा विभाग का, राज्य शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। और ये जो संजय सेठ हैं, पिछली बार वो भी चुनाव जीते थे, इस बार भी जीते हैं और इनको पहली बार मंत्री बनने का मौका मिल रहा है। संजय सेठ एक्टिव आदमी है, एक्टिव पॉलिटिशियन है। अब मंत्रालय इनको कौन सा मिलता है इस पे निर्भर करेगा कि ये कैसा परफॉर्म करेंगे। और इनको सरकार की ओर से या मोदी जी की ओर से जो रोड मैप दिया जा रहा है उसमें कौन से टास्क हैं, ये जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक खासकर जो नए मंत्री हैं, जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं, उनके लिए कुछ कह पाना जरा कठिन होगा। वाकई श्याम किशोर जी, हम आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। और देखिए, नई सरकार की ये तस्वीर साफ हो गई है। कुल मिलाकर 69 सांसदों को इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और खास करके बिहार झारखंड की बात करें और झारखंड के 2 सांसदों की अगर हम बात करें, संजय सेठ को भी जगह दी गई है। उनके बारे में अगर थोड़ी चर्चा करें तो कैसे झारखंड में, जिस इलाके से वो आते हैं, जहां से वो सांसद बनाए गए राजधानी रांची से, वहां पर क्या कुछ आगे विकास का कार्य उनकी तरफ से किया जा सकता है? रांची के लिए तो अगर लिया, जो रांची संसदीय सीट है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इसका ग्रामीण शहरी इलाका है, राजधानी ही है। और
बाकी ग्रामीण इलाके भी हैं, काम करने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है अभी। सबसे बड़ी बात है कि रांची को चौबे जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपसे हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले संसद भवन से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आ रही है जो अपने दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं। शाम ढलती जा रही है और देखिए आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम है, बहुत ही खास है, और इस ढलती शाम के साथ ये संसद भवन की तस्वीर भी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। चारों तरफ से लोगों की भीड़ वहां पर एकत्रित है, तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोगों की मौजूदगी वहां पर है, और अब से बहुत ज्यादा वक्त नहीं बच गया राहुल। 2-2.5 घंटे के बाद ही प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ बिल्कुल, तो राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह, और इस समारोह का गवाह आज विदेशी मेहमान भी बनने वाले हैं। तो 7:15 से जो शुरुआत है शपथ ग्रहण समारोह का, इसकी शुरुआत राष्ट्रपति भवन में हो जाएगी, और जहां पर मौजूदगी होगी विदेशी मेहमानों की, जहां पर मौजूदगी होगी उन आम लोगों के बीच जिनको आमंत्रित नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये तैयारियां हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से अपने राजनीतिक विश्लेषक श्याम किशोर चौबे का रुख कर लेते। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ लगातार बने हुए। श्याम किशोर जी, बताइए कि अब तो तैयारियां चल रही है और अब से थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। हम संजय सेठ की बात कर रहे थे, राजधानी रांची की बात कर रहे थे। जी 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 तो राजधानी रांची ही नहीं, देखिए जिन 2 नामों को लिया गया है मंत्री बनाने के लिए, तो झारखंड की जो विशेषता रही है खनिज भंडारों को लेकर, तो लौह भंडार, लौह खनिज, ताम्र खनिज, सोना आदि आदि आपके उधर सिंहभूम की ओर हैं, कोल्हान इलाके में। बाकी हजारीबाग में, धनबाद में, संताल परगना में कोयले का भंडार है। तो ये जो दोनों सांसदों को लिया गया है, कोडरमा में पहले अभ्रक का खनन होता था, अभ्रक का, लेकिन अब बहुत न्यून मात्रा में होता है, बल्कि नहीं ही कहिए होता है। तो खनिज क्षेत्रों से अलग सांसदों का चयन किया गया है मंत्री पद के लिए, ये एक बड़ी खासियत है। और जहाँ तक संजय सेठ का काम है, पिछले 5 साल में उन्होंने शहर के विकास के लिए अपने ढंग से किया कुछ, लेकिन जब तक एक उम्मीद थी लोगों में, खासकर झारखंड में चर्चा थी, यहाँ के मीडिया में भी आ रहा था कि झारखंड में जैसे निशिकांत दुबे 4थी बार चुन के गए हैं, 4 बार के सांसद हैं, जमशेदपुर से जो चुने गए, जिसको लौह नगरी कहा जाता है, वो जमशेदपुर से चुने गए विद्युत वरण महतो 3री बार चुने गए हैं। पलामू से वीडी राम जो झारखंड के डीजीपी रह चुके थे, वो 3री बार चुने गए हैं। लोगों को उम्मीद थी कि शायद इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद इन लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन वो हो नहीं सका। दोनों जो सांसद जिनको दिया गया मंत्री पद के लिए, दोनों दूसरी बार चुने गए हैं, लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। तो अब मोदी जी ने इनमें क्या खासियत देखी है, यही समझें। और अन्नपूर्णा देवी पिछली बार राज्य मंत्री थी, तो राज्य मंत्री का काम करने में या बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं हो पाती है जिस ढंग से कैबिनेट मंत्री की होती है। और अब इस बार इनको कौन सा मंत्रालय मिलता है, पिछली बार तो शिक्षा मंत्रालय मिला था, और शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आप ये जानती भी होंगी या और लोग भी जानते होंगे कि कुछ शहर हैं झारखंड में, जैसे रांची, बोकारो, जमशेदपुर, इन शहरों में शिक्षा का, लेकिन वही प्राइवेट शिक्षा का बहुत अच्छा वातावरण है। बहुत सारे लड़के +2 करने के बाद अच्छी जगहों पे चुने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लेकिन बाकी जगह जो सरकारी शिक्षा का हाल है वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। झारखंड सरकार ने हालांकि एक नया ये चलाया है कि प्रखंड स्तर पे अच्छे स्कूल खोले जाएंगे, एक रेसिडेंशियल स्कूल, लेकिन अभी वो शैशव काल में है, अभी उसमें बहुत प्रगति नहीं हो सकी है। और किसी भी राज्य, किसी भी इलाके, किसी भी देश के विकास के लिए हम सभी जानते हैं कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, शिक्षा के बगैर संभव नहीं है जी। हाँ, केवल आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल क्षेत्र में शिक्षा बहुत मायने नहीं रखती है, वो अलग जिन ही होती है लोगों की, वो अपना गए। चलिए, बिल्कुल, तो कई चीजों को ध्यान में रख करके इन 2 चेहरों को तैयार किया गया, 2 चेहरों को जगह दी गई है। एक बार फिर से डॉक्टर संजय के पास आते हैं। संजय जी, नीतीश कुमार लगातार अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं
कि मोदी का जो विजन होगा उनके साथ साथ हमें काम करना है, जो मोदी चाहेंगे वो हम साथ में उनके साथ खड़े रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये कि कई जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्टैंड जेडीयू का थोड़ा अलग नजर आता है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन बिठाना केंद्र के स्तर पर, योजनाओं में, मंत्रालयों में, ये कितना चुनौती भरा होगा या फिर आसान होगा? दो अलग अलग पार्टी है, दोनों पार्टी के अपने मैनिफेस्टो रहे हैं चुनाव में, तो कोऑर्डिनेशन तो बिठाना पड़ता है। जब गठबंधन की सरकार चल रही है तो नीतीश कुमार जी को भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और जहाँ तक रह गई बात कि गठबंधन की सरकार में एजेंडे को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछली सरकार में कंफर्टेबल मेजॉरिटी में थी तो वो कर लेती थी, इस बार वैसा कुछ होगा नहीं। हाँ, अभी तो आना शुरू हो गया है अग्निवीर योजना को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के। लेकिन अगर बिहार की बेहतरी के लिए नीतीश कुमार जी मजबूती के साथ सवाल उठाते हैं, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की बात है, इसमें न केवल नीतीश कुमार जी का हित होगा बल्कि बिहारियों का हित होगा और भारतीय जनता पार्टी का भी हित होगा, क्योंकि बिहार में भी तो सरकार दोनों की गठबंधन में ही चल रही है। तो गठबंधन की सरकार जो चुनाव में जाने वाली है वो 24 में जाए, 25 में जाए, अगर नीतीश कुमार जी कोई मजबूती के साथ कोई मांग उठाते हैं जिसमें बिहार का हित हो, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी उसमें ये करेगी। और नीतीश कुमार ने तो उस दिन भाषण के क्रम में वो दबी जुबान से सही या जिसको कहते हैं कि अपरोक्ष तरीके से ही सही कहा ही कि प्रधानमंत्री जी को तो सब पता ही है, ये जो काम छूटा हुआ है बिहार का ये तो कर ही देंगे। तो क्या काम छूटा हुआ है सबको पता है कि किस तरह से बिहार एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आज तक नहीं बन पाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी और जरूरत है। चलिए बिल्कुल संजय जी और चौबे जी, आप लोगों से बातचीत जो है हमारी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का शुभ वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद से आएंगे और तीसरी शपथ की एक तस्वीर जो है आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। साधारण पाइप सरकार की जो बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। एक और कंफर्मेशन हम थोड़ा चाहेंगे, गिरिराज सिंह पहुंचे हैं बीजेपी की तरफ से, क्या बीजेपी की तरफ से कोई और भी नेता अब तक पीएम आवास पहुंचे हैं? क्योंकि ये तो सिर्फ एक सीट की नजर आती है, लेकिन माना जा रहा है कि 2-3 सीटें बीजेपी अपने पास रखेगी बिहार से, तो क्या कोई और चेहरा नजर नहीं आता? जी, हालांकि अगर हम बात करें गिरिराज सिंह जो है वो पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत संभव है कि कुछ और चेहरे और कुछ और नाम जो है वो भी यहां पर पहुंचे होंगे। वो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होगी जब हम उन्हें या तो निकलते हुए देखें या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जब बैठक की तस्वीरें जो है वो रिलीज की जाएगी, उस वक्त भी कुछ बड़े नाम जो है वो आ सकते हैं। निश्चित तौर पर बिहार से बीजेपी के और भी कुछ चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें गठबंधन की बात करें तो 4 जो बर्थ है वो गठबंधन को दे दिया गया है। कैबिनेट में 4 लोग, चाहे वो जेडीयू के 2 दिया गया है, इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी को 1 दिया गया है, चिराग पासवान को 1 दिया गया है। तो साफ तौर पर निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बिहार से गिरिराज सिंह के अलावा और भी प्रतिनिधित्व हो सकता है। अगर हम बात करें तो हालांकि कंफर्म नहीं है। नित्यानंद राय को भी जिस तरह से हमने देखा चुनाव प्रचार में अमित शाह साफ तौर पर कह रहे थे कि उन्हें कैबिनेट का बर्थ जो है वो दिया जा सकता है, तो बहुत संभव है। हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो हम बाद में आने वाले समय में करेंगे कि आखिरकार नित्यानंद राय जो है वो मौजूद है या नहीं है। निश्चित तौर पर उनको भी मंत्रालय जो है वो दिया जा सकता है। अब यह देखने वाली बात है कि और कौन कौन से लोग जो है वो शामिल होते हैं। जब प्रधानमंत्री कार्यालय से इसको लेकर के वीडियो जो है वो रिलीज किया जाएगा या फिर वो यहाँ से जब निकलेंगे तब हम इस चीज को कंफर्म करेंगे कि आखिरकार बिहार से बीजेपी के और कौन से नेता जो है वो शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिरिराज सिंह जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही साथ अन्नपूर्णा देवी का भी नाम आ रहा है। जेडीयू वो अन्नपूर्णा देवी जो है झारखंड से आती हैं, बीजेपी कोटे से भी 2019 से वो मंत्री थी और इस बार भी वो मंत्री बन सकती हैं। जी चलिए, बिल्कुल जीतन राम मांझी को लेकर के क्या कुछ अंदर खाने से खबर सामने आई है कि उनको क्या केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा या फिर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री? कुछ ऐसी बातें भी चर्चाएं चल रही थी।
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी महामनोबल और हम कह सकते हैं काफी मोल भाव जो इसको हम कह सकते हैं, राजनीति में मोल भाव का भी काफी महत्व है। हालांकि शुरुआती समय में यह बात आ रही थी कि जीतन राम मांझी को जो एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज का जो है वो पोस्ट दिया गया था, लेकिन जिस प्रकार से जीतन राम मांझी का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से उनका कद है वो काफी लंबे समय से जो है वो बिल्कुल तो अपनी अपनी डिमांड है और इस पूरी हलचल पर आप नजर बना करके रखिए। अपडेट आगे भी लगातार लेते रहेंगे और इस पूरी खबर पर दिन भर हमारी जो नजर है वो बनी हुई। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आएंगे। तो देखिए, वहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत किया, जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जेडीयू के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर है और नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है कि इस बार कितना बड़ा कद लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव में सबके सामने आए हैं, ये पूरा देश देख रहा है और एक कह सकते हैं कि बड़ी भागीदारी इस बार बिहार से इस मोदी सरकार में जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नीतीश कुमार को लेकर के बधाइयों का तांता लगा हुआ है, उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी आज पीएम के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए एनडीए के तमाम एमएलए, एमएलसी और मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बिहार से भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू हो, नीतीश मिश्रा हो और तमाम जो एमएलसी एमएलए हैं उन सभी को वहाँ पर निमंत्रण मिला है और तमाम लोग वहाँ जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ देर पहले जहाँ मंत्री नीरज बबलू रवाना हुए, वहीं मंत्री नीतीश मिश्रा भी रवाना हुए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके साथ साथ जो बिहार के तमाम एमएलसी एमएलए हैं उनको भी बुलाया गया है। और लगातार जो बिहार के एमएलसी एमएलए हैं और जो मंत्री हैं जो कि नहीं जा पाए हैं वो तमाम लोग यहाँ से लगातार निकल रहे हैं। तो कहा जाए कि एक बड़ा ही शपथ ग्रहण समारोह एक बड़ा समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेंगे और ये दूसरी बार है, देश में दूसरा बार है जब कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहा है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और कहीं ना कहीं जो एनडीए के लोग हैं, जो नेता हैं, वो काफ़ी इससे खुश हैं। नीरज बबलू ने भी कहा कि ये बड़ी गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और हम लोग उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। मंत्री नीरज बबलू ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर कहा कि आज हमारे लिए गर्व का दिन है, नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाएंगे, यह सबको भरोसा है। नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये निश्चित है कि देश हमारा काफ़ी आगे बढ़ेगा, देश हमारा खुशहाल होगा। और जो हम लोग नारा लगाया करते थे कि देश हमारा विश्वगुरु बनेगा, अब विश्वगुरु बनना तय है क्योंकि आर्थिक स्थिति में हम मजबूत होने जा रहे हैं। 5वीं जगह से हम तीसरी जगह पर आने जा रहे हैं। तो ये पूरा भरोसा देश को है कि नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाएंगे, तो पूरे देश में उत्साह का माहौल है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बिहार के एमएलसी और एमएलए भी दिल्ली जा रहे हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, एनडीए के लिए यह बड़ा दिन है। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि और तीसरी बार Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में बस 105 मिनट का समय बाकी। शाम 7:15 पर तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में भव्य कार्यक्रम की तैयारी। नरेंद्र मोदी की नई टीम में बिहार के 8 सांसद बनेंगे मंत्री। गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण निषाद, सतीश चंद्र दुबे का नाम तय। ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी बनेंगे मंत्री। झारखंड के 2 सांसद भी केंद्र में बनेंगे मंत्री। कोडरमा से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी और रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ को भी कैबिनेट में मिलेगी जगह। आज शाम शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ भारत की प्रमुख हस्तियों को भी न्योता। सेंट्रल विस्टा परियोजना की
मजदूर और मन की बात के प्रतिभागी भी होंगे शामिल। शपथ ग्रहण से पहले नए साथियों को पीएम मोदी का मंत्र, कहा शपथ लेते ही काम पर जुट जाए मंत्री, 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. तो तीसरी बार मोदी सरकार और इसी तस्वीर के साथ बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण में बस 105 मिनट का समय बाकी रह गया है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ मोदी लेने जा रहे हैं। तो शाम 7:15 पर मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम की भव्य तैयारी है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके साथ साथ मोदी कैबिनेट के जो मंत्री होंगे वो भी शपथ लेंगे। तो आज एक बार फिर से जो इतिहास है वो रचने जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। नेहरू की बराबरी करेंगे इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेकर के। तो शाम 7:15 से इस समारोह की शुरुआत हो जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी और इसकी भव्य तैयारी जो है वो की गई है। और इससे पहले जो संभावित मंत्री हैं उनके साथ एक बैठक भी हुई नरेंद्र मोदी की, जहां पर पीएम हाउस उनको न्योता दिया गया था, चाय पर चर्चा की गई। और इस समारोह की अगर बात करें तो यहां पर कई विदेशी जो मेहमान हैं, पड़ोसी राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद रहेंगे और इस पल का गवाह बनेंगे। तो देखिए आम से खास तक की जो मौजूदगी है वो होगी, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल विस्टा के कामगार हैं उनको भी दिया गया न्योता। और तस्वीरें अच्छी तस्वीर और आपको हम जोड़ रहे हैं जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति पहुंचे हैं और देखिए कैसे भारतीय संस्कृति परंपरा के साथ उनका स्वागत किया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली शेख हसीना आई हुई है। शेख हसीना की अगर बात करें तो वो कल ही पहुंच चुकी थी, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे। साथ ही मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनकी भी मौजूदगी आज की इस समारोह में होने जा रही है। इसके साथ साथ दिल्ली में मॉरिशस के पीएम की भी मौजूदगी है जो इस शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनेंगे। भूटान के पीएम की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली उनकी मौजूदगी हो चुकी है और सेशंस के उपराष्ट्रपति भी पहुंचे हुए। तो ये ऐसे विदेशी मेहमान जो आज भारत की जमीन पर है वो आज दिल्ली में मौजूद है। और देखिए 8 तस्वीरें और जो संभावित मंत्री हैं जिनको जगह इस बार मोदी कैबिनेट में मिलने जा रही है। जीतन राम मांझी जो हमसे अकेले चुनाव लड़े, अकेले जीत करके आए और देखिए मोदी कैबिनेट का हिस्सा ये बनने जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो ललन सिंह की दिखा रहे हैं। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और ललन सिंह की चर्चा लगातार हो रही थी, जिसकी हम खबर भी लगातार बता रहे थे कि इस बार मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी और आज वो शपथ ले सकते हैं। इसके बाद से चिराग पासवान, एलजेपी आरजेडी की बात अगर करें तो 100% स्ट्राइक रेट इस बार रहा। इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे खास तस्वीर की प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कैसे शपथ ली और 3 बार 2014 से यह सिलसिला शुरू होता है। और देखिए अब 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। तो 26 मई 2014 की सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मोदी सरकार